अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का काम है, हमने इसको डिस्कस करना है पेपर 5। और हमने 2024 के पेपर कर लिए हैं डिस्कस, 2023 का भी कर लिए थे, तो मैंने सोचा अब 2021 से स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर नवंबर 2021, ठीक है। वेरिएंट 5.2 है। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, ये डायग्राम देखते साथ ही आपको क्या समझ आ रहा है भाई? ये आपने एएस में कुछ पढ़ा था इससे रिलेटेड, डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबस्टन। डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबस्टन भाई, ठीक है। अब बेटा देखें, क्वेश्चन जरा पढ़िएगा गौर से। कह रहे कि इट इज पॉसिबल टू मेजर द इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ एथेनॉल यूजिंग द फॉलोइंग apparatus। मैं आपको पहले उसकी पूरी टेक्निक समझा देता हूं। ये बेटा उसने वाटर लिया हुआ है, और वाटर उसने जितना भी लिया होगा ना, सपोज अगर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो हम इसका मैस कहेंगे 100 ग्राम है, क्योंकि आपको पता है ना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है। फिर बेटा ये थर्मोमीटर है, जिससे आप इनिशियल टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे कि इनिशियल टेम्परेचर क्या है। फिर बेटा ये नीचे आपको देखें एक स्पिरिट बर्नर नजर आ रहा है, स्पिरिट बर्नर। इसके अंदर क्या है बेटा? इसके अंदर इसने ये एथेनॉल लिया हुआ है, एथेनॉल। ये है वुडन ब्लॉक, उसके ऊपर स्पिरिट बर्नर रखा हुआ है, और ये उसमें बेटा विक है। और ये उसके ऊपर लिड अभी लगाया हुआ है ताकि इवेपोरेशन ना हो, एथेनॉल एवापोरेट ना कर जाए। अच्छा, फिर क्या करेंगे भाई कि आपने पहले इसका ना मैस देख लेना है कि इसका टोटल मैस कितना है स्पिरिट बर्नर का। और फिर इनिशियल मैस फाइंड आउट करने के बाद फिर बेटा आप इसको बर्न करेंगे, तो यहां से हीट रिलीज होगी, और वाटर जो है बेटा उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। मैक्सिमम हीट वाटर एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन कुछ हीट लॉस भी होगी ना सराउंडिंग में। और फिर आपको क्या होगा बेटा, आप फाइनल टेम्परेचर नोट कर लोगे, है ना, फाइनल टेम्परेचर। और फिर याद है आप ये फॉर्मूला यूज करते थे, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। क्यू हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, कि आपने जब इस अल्कोहल को बर्न किया तो कितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, ये अल्कोहल बेसिकली आप बर्न करेंगे, और इसके रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज होगी वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर का टेम्परेचर राइज होगा। तो Q इज द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब। M यहां पर बेटा क्या होता है? मैस ऑफ वाटर। C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये वाटर के लिए हैं, मैस ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। फिर बेटा जब आपको डेल्टा एच नॉट ऑफ सी निकालना होता था, तो आप क्या करते थे? एएस में आपको याद होगा, डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबसन इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एन। क्यू जो ऊपर आपने निकाला होगा बेटा, वो आपने किलो जूल्स में लिखना है। और एन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स। किसके भाई? जिसको आप बर्न कर रहे हो। किसको बर्न कर रहे हो आप? यहाँ एथेनॉल को बर्न कर रहे हो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल। तो आप इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबसन आ जाएगा, ठीक है। ये सारी बेटा हम टेक्निक यूज करेंगे इसमें। समझ आ गया ना बेटा? आपको एक्सपेरिमेंट समझ आ गया ना किस टाइप का है ये? जी, क्या नाम है? कवल पूछनी है व्हाट इज स्पिरिट बर्नर। बेटा स्पिरिट बर्नर में आपके पास एक फ्यूल होता है, और ऊपर एक विक लगी होती है, उसको आप बर्न करते हो तो वहां से फिर फ्लेम जलना शुरू हो जाता है, और उससे आप हीट करते हैं। ये इसका ज्यादा फायदा ये होता है कि ये पोर्टेबल होता है, आप कहीं कहीं भी उठा के ले जाएं। जिस तरह पुराने जमाने में आपको पता होगा, अगर आपने देखा हो कि मतलब पुराने जमाने में भी इस तरह का ना एक वो यूज होता था, लालटेन टाइप, जिसके अंदर मतलब केरोसिन ऑयल डलता था। तो ये भी उस टाइप का तो नहीं है, लेकिन है पोर्टेबल। इसका काम क्या है बेटा? इसमें फ्यूल होता है, उसको आप बर्न कर सकते हो, और किसी भी चीज को आप हीट अप कर सकते हो। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। कह रहे जी, a student carries out an experiment to determine the value of delta H not of combustion of ethanol using the following instructions। बेटा ये पेपर मैंने आपको पहले सेंड कर दिया था, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पेस पर जाऊंगा, ठीक है, ताकि हम पूरा उसको डिस्कस कर लें। पहला काम ये कर रहा है बेटा कि वे दी स्पिरिट बर्नर, मतलब बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट आपने स्पिरिट बर्नर को वे करना है विथ एथेनॉल एंड लिड। बेटा ये ऊपर लिड लगा हुआ है इसके, ये इसके अंदर बेटा एथेनॉल है, ठीक है। तो आपने क्या इसका वे करना है? रिकॉर्ड दी स्टार्टिंग मैस टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये चीजें नोट करने वाली हैं बेटा। आपने 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है। मेयर 100 क्यूबिक, देखो वो भी 2 डेसिमल प्लेस तक आगे आंसर दे रहा है। मेयर 100.00 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड प्लेस इट इनटू द मेटल कैन। बेटा मेटल कैन इसलिए लिया है ताकि हीट अच्छी ट्रांसफर हो ना। मेटल कैन लेने की रीजन ये है ताकि हीट अच्छी ट्रांसफर हो। लेकिन बेटा इस तरह के एक्सपेरिमेंट में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी होता है कि हीट लॉस भी हो रही होती है भाई। हीट लॉस अच्छी खासी हो रही है। अच्छा,
आपने बेटा पहला काम ये करना है कि स्पिरिट बर्नर का मास फाइंड आउट कर लेना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर लेना है। फिर उसमें एक थर्मोमीटर रखें बेटा, जिसमें ग्रेजुएशन कितनी की हुई है, 0.1 डिग्री सेल्सियस तक उसमें ग्रेजुएशन है। और उसको स्टिर करें, वेट फॉर 2 मिनट्स। रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, लाइट द विक। पहले इनिशियल टेम्परेचर बेटा आपने नोट कर लिया वाटर का, ठीक है। वाटर को एक दफा स्टिर करने के बाद इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लिया है। फिर आप बेटा विक जो है उसको बर्न करेंगे एंड अलाउ द फ्लेम टू हीट द वाटर। कंटिन्यू टू स्टिर द वाटर यूजिंग द थर्मोमीटर। स्टिर करने के रीजन ये है कि जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म हो पूरे वाटर का। आफ्टर द टेम्परेचर हैज राइजन बाय अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री, प्लेस द लिड ऑन टू फ्लेम टू एक्सटिंग्विश इट। बेटा ये बात सुनो, कह रहे जी आपने हीट किया यहां से, और पहले सपोज करते हैं टेम्परेचर था 20 डिग्री, इंक्रीज होकर 40 डिग्री हो गया। कह रहा है जैसे ही 20 डिग्री का राइज आएगा तो आपने फौरन क्या करना है भाई, इसके ऊपर लिड लगा देना है फौरन। प्लेस द लिड ऑन द फ्लेम टू एक्सटिंग्विश इट। बेटा अगर आप लिड नहीं लगाओगे ना और इसको ऐसी मतलब बुझा दोगे, फूक मार कर बुझा दोगे, लिड नहीं लगाते, तो क्या होगा, अगर लिड नहीं हुई तो बेटा ये क्योंकि हॉट होगी ना विग, तो यहां से ये आपका एथेनॉल एवापोरेट करना शुरू हो जाएगा, मैस एथेनॉल का कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी बेटा। ग्रेजुएशन मीन स्केल, इशाल खान, ग्रेजुएशन मीन जो उसकी स्केलिंग है वो 0.1 डिग्री में, ठीक है। अच्छा बेटा मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप फौरन लिड नहीं लगाओगे तो लिड ना लगाने का नुकसान ये है, क्योंकि ये एरिया तो हॉट होगा और एथेनॉल अल्कोहल तो वैसे ही वोलेटाइल है, तो ये कुछ अल्कोहल के वेपर्स एवापोरेट हो जाएंगे, कुछ अल्कोहल यहां पर एवापोरेट हो जाएगा। हसन कह रहे हैं सर आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ वाटर गेट्स हीटेड अप। अच्छा बेटा आप पानी को चूल्हे के ऊपर रखो और चूल्हा जला दो, वाटर हीट अप होगा या नहीं होगा बेटा? जी हसन, पानी को आप चूल्हे के ऊपर रख देते हो, नीचे से चूल्हा जला देते हो, तो पानी हीट अप होता है या नहीं होता? तो फिर ये भी बेटा हीट अप होगा ना, ये भी तो वही है भाई। सिर्फ नीचे आपने स्पिरिट बर्नर लिया हुआ है, स्पिरिट बर्नर है भाई नीचे, ठीक है ना। उसामा खान आप कह रहे हो कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एवरी सोल्यूशन इज इक्वल टू 1 ग्राम। नहीं बेटा, वाटर की डेंसिटी होती है 1। ये आपको याद होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मैस 1 ग्राम होता है, सिर्फ वाटर के लिए भाई, हर एक के लिए नहीं, वाटर के लिए। और वैसे भी ये बात वो आपको बता भी देगा, अगर आपको नहीं पता, ये देखो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर हैज अ मैस ऑफ 1 ग्राम। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत कॉमन सी बात है बेटा। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही अब किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है भाई स्पिरिट बर्नर का इस एक्सपेरिमेंट में क्या काम है। जी बच्चों बताओ जरा क्या काम है स्पिरिट बर्नर का इस एक्सपेरिमेंट में। हाँ, हीटिंग भाई, ये हीट करेगा वाटर को। तो थोड़ा सा बेटा एक्टिव होकर बैठे ना, हमने पेपर भी पूरा सॉल्व करना है बेटा। स्पिरिट बर्नर के अंदर फ्यूल है आपका, जिससे हीट, आप इस समय आपका बर्नर है, बर्नर, इससे हीट रिलीज हो रही है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, अब बेटा कह रहा है रिकॉर्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वाटर, वे द स्पिरिट बर्नर एंड रिकॉर्ड द फाइनल मैस। देखो मुझे ये बताओ बच्चों, आपने स्पिरिट बर्नर का पहले इनिशियल टेम्परेचर फाइंड आउट किया, फिर आपने 20 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के बाद, जी बेटा हीट लॉस बिल्कुल होगा अरीबा, मेटल की वजह से हीट लॉस हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप 100% आइसोलेटेड सिस्टम बना ही नहीं सकते, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें कोई लॉस ना हो, ऐसा आप नहीं बना सकते। अच्छा, अब बेटा देखें बेटा, एक तो ये जो स्टूडेंट है ना बेटा, जूम यूजर, आप अपने नाम से बेटा मतलब एंटर हो जाओ, मुझे आपका नाम ही नहीं पता, आप किस नाम से हो भाई। एन जो आप पूछ रहे हो वो नंबर ऑफ मोल्स होंगे एथेनॉल के। अब बेटा 1 मिनट के लिए ना थोड़ी क्वेश्चनिंग कम कर दें, मैं ताकि इधर फोकस कर लूं बच्चों को समझाने में, ठीक है। थोड़ी सी क्वेश्चनिंग 1 मिनट के लिए कम करें ताकि हम थोड़ा सा आगे आगे तो चले ना। अच्छा, अब ये बेटा देखें, कह रहे हैं द स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर आपने बताना है। लेकिन कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल, रिकॉर्ड योर आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। आपने कितने में देना है भाई आंसर, उसने कहा है। अच्छा, अब बेटा स्टार्ट करते हैं जी।
देखो यहां पर इनिशियल टेम्परेचर है 18.1, फाइनल टेम्परेचर है 38.2। तो आप ये देखो कि उसने कितने डेसिमल प्लेसेस यूज किए हैं, बस आपने उसमें आंसर देना है। उसने 1 डेसिमल प्लेस यूज किया हुआ है, तो आप भी 1 डेसिमल प्लेस पे आंसर देगो, क्योंकि उसने लिखा हुआ है बेटा आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसको बेटा माइनस कर दो, 38.2 माइनस 18.1, तो आपके पास आंसर आएगा 20.1। अच्छा, इसी तरीके से बेटा इनिशियल मास ऑफ स्पिरिट बर्नर, मतलब उसको बर्न करने से पहले, और फाइनल मास ऑफ स्पिरिट बर्नर बर्न करने के बाद। अब देखो उसने 2 डेसिमल प्लेसेस यूज किए हुए हैं, तो इसको आप माइनस कर दो कि 152.76 माइनस 153.29, बेटा आपके पास मैस आ जाएगा किसका, जितना एथेनॉल यहां से यूज हुआ है, बर्न हुआ है। तो बेटा क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 0.53। 2 डेसिमल प्लेस तक बेटा आप आंसर देंगे, क्योंकि उसने भी 2 डेसिमल प्लेस यूज किए हुए। फिर देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल बर्न, गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आपको पता चल गया बेटा मैस ऑफ एथेनॉल कितना है। मैस ऑफ एथेनॉल इज 0.53। और बेटा एम आर ऑफ एथेनॉल कितना है। एम आर ऑफ एथेनॉल C2H5OH। देखो कार्बन 12 टाइम्स 2 कर दो, हाइड्रोजन बेटा आपके पास 6 है, ऑक्सीजन 16 है। तो ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 हो गया ना बेटा, 24 और 16, 46। अब बेटा मोल्स निकाल लो। मोल इज इक्वल टू मैस ओवर एम आर। मैस है 0.53, एम आर है 46, और आपने बेटा इसका आंसर देना है 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, सॉरी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये आपका आएगा 0.0115 मोल्स, ठीक है। बट इतना एथेनॉल बर्न हुआ है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इतना एथेनॉल बर्न हुआ है। 0.0115 एथेनॉल क्या हुआ है बच्चों? बर्न हुआ है। फिर वो कह रहे हैं कि यूज द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T टू डिटरमिन द एनर्जी चेंज Q दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। यूज Q एंड योर आंसर टू B टू कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज। बेटा देखो दो फॉर्मूलाज हैं, एक है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, जिससे आप ये बताएंगे कि कितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुई है। बेटा ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है बेटा। जो लीडिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। यहां पर 1, 2 एंड 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 नहीं है बेटा। जो लीडिंग जीरोस होते हैं, जो शुरू में आ रहे होते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते बेटा, ठीक है। तो आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है, तो 0.0 यहां से काउंट करेंगे, 115। अच्छा, अब बेटा देखो मैंने आपसे कहा कि दो फॉर्मूला यूज होंगे हीट निकालने के लिए, कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, और इंथैल्पी चेंज के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस Q ओवर N। N क्या होगा बेटा? एक बच्चा पूछा था व्हाट इज N, तो N इज द नंबर ऑफ मोल्स। N इज द नंबर ऑफ मोल्स किसके? बेटा एथेनॉल के, जो बर्न हो रहा है, ठीक है। तो अब आप पहला काम ये करो भाई, आपने डेल्टा H निकालना है, तो पहला काम Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। Q इज इक्वल टू M कितना है? M इज द मैस ऑफ वाटर बेटा। उसने यहां बताया कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ग्राम के इक्वल है। तो टोटल वाटर कितना लिया हुआ था बच्चों आपने? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 100 ग्राम हो गया M, 100 ग्राम। C बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है फॉर वाटर, ये उसने बताया हुआ है 4.18 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। और डेल्टा टी है बेटा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? अच्छा देखो, अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई यहाँ ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो पर केल्विन में आ रहा है, और यहां पर हम चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में ले रहे हैं। तो कौन बच्चा ये बताएगा कि क्या इस सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना चाहिए, या 20.1 ही मैं लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। उसकी रीजन ये है बेटा, अगर आप 18.1 में 273 ऐड करो, 38.2 में 273 ऐड करो, इसका डिफरेंस निकालो, दोबारा 20.1 ही आएगा। तो डिफरेंस जो है ना वो सेम रहता है, चाहे आप केल्विन में निकालो या सेल्सियस में निकालो। तो लिहाजा आप इसी को उठाकर लिख दोगे 20.1। पर इसको सॉल्व कर लो, क्या आंसर आ रहा है? शाबाश जी बेटा, बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। आप लोग कैलकुलेट करें जल्दी से बेटा, हरी अप। 8401.8, 8401.8 जूल्स। और बेटा किलो जूल्स में जाना है, अगर किलो जूल्स में तो कितना हो जाएगा भाई किलो जूल्स में?
क्या कह रहे जी ये सर, व्हेन शुड वी कन्वर्ट इनटू केल्विन? नहीं बेटा, केल्विन में आपने कन्वर्ट ही नहीं करना है ना, जब डिफरेंस है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। कब करना है? अगर आप गैसेस के साथ वर्किंग कर रहे हैं, गैसेस के साथ, अगर वहां पे भी डिफरेंस है तो जरूरत नहीं है, लेकिन गैसेस में अगर आप टेम्परेचर के साथ डील कर रहे हैं तो आपको गैसेस के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन में लेना होगा। 8 ठीक है बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 8.4018 किलो जूल्स। अब बेटा आपने डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस क्यू अवर एन। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस क्यू, आपके पास आ रहा है 8.4018। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, किसके भाई? जो चीज आपने बर्न की है, क्या बर्न किया है? एथेनॉल। 0.0115, 0.0115। जी बच्चों, क्या आंसर आ रहा है बोलिएगा। अच्छा, उसामा खान कह रहा है सर आपने एथेनॉल का मैथ क्यों नहीं लिया इंस्टेड ऑफ वाटर? बेटा मुझे ये बताओ, इस फॉर्मूला में इस फॉर्मूला में ये डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर किसका हुआ है? ये किसका टेम्परेचर चेंज हुआ है भाई? ये बता दें बस। वाटर का। तो अगर डेल्टा टी वाटर का है, सी वाटर का है, तो एम किसका होना चाहिए फिर? एम किसका होना चाहिए बच्चों फिर? एम भी तो वाटर का होना चाहिए ना बेटा। तो यहां आंसर आ रहा है -731 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है बच्चों। अब वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज एरर ऑफ द टेम्परेचर चेंज रिकॉर्डेड इन द टेबल इन ए, शो योर वर्किंग। हाँ बच्चों, एक चीज सुन लो, पहले भी बताइए, दोबारा बता रहा हूं, गौर से सुनिए। जितने भी अपरेटस होते हैं ना, हर अपरेटस में एक लीस्ट काउंट तो होता है ना, लीस्ट काउंट। जिस तरीके से जिस तरीके से बेटा आ, आपका ब्यूरेट है, ब्यूरेट। बेटा अभी कोई बच्चा मैसेज नहीं करेगा, पहले ये बात सुनेंगे, ठीक है? जैसे कि बेटा ब्यूरेट है, ब्यूरेट का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1। मिनिमम आप उससे जो वॉल्यूम मेजर कर, उसमें ग्रेजुएशन 0.1 की होती है ना भाई। ग्रेजुएशन 0.1 की होती है ना, 9.1, 9.2, 9.3। तो जो ग्रेडिंग है, वो स्केलिंग जो है वो 0.1 की है। इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट, कि मिनिमम कितना वॉल्यूम ये मेजर कर रहा है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। बेटा जब भी आपने परसेंटेज एरर निकालना है किसी भी ऑपरेटर्स का, अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो जो उसका लीस्ट काउंट होगा ना, उसको डिवाइडेड बाय 2 करो। लीस्ट काउंट को डिवाइडेड बाय 2 करो, मतलब अगर 0.1 है तो इसको आप बेटा डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है? लीस्ट काउंट को आपने क्या करना है बेटा? डिवाइडेड बाय 2। और फिर अच्छा बेटा, फिर क्या करना है आपने? 0.1 डिवाइड बाय 2, आपके पास आ गया 0.05। अब आपने उस ऑपरेटर्स को कितनी दफा यूज किया है? जिस तरह ब्यूरेट है, आप इसको 2 दफा यूज करते हैं, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग। तो एक दफा जो अनसर्टेनिटी है वो इनिशियल रीडिंग लेते हुए आएगी, एक दफा अनसर्टेनिटी फाइनल रीडिंग लेते हुए आएगी। तो आपने जो लीस्ट काउंट को डिवाइड बाय 2 किया था ना, 0.05 इंटू 2 टाइम्स 2, क्योंकि 2 दफा आपने ऑपरेटर्स यूज किया है। और डिवाइडेड बाय क्या करना है? टोटल वॉल्यूम जो आपने उससे मेजर किया है, और इनटू 100 करना है। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं यहां पर कैसे निकालना है बेटा। बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है भाई, कोई फर्क नहीं है, देख लिया। वो कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज एरर ऑफ द टेम्परेचर चेंज रिकॉर्डेड इन द टेबल इन ए। तो बेटा आपको उसने बताया है कि ये जो थर्मोमीटर है ना, ये मिनिमम इसकी जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 ग्रेडिंग है, इसमें 0.1। तो आपको बच्चों ये करना है कि आप 0.1 को जो लीस्ट काउंट है, 0.1 है, पर आप इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है? डिवाइड बाय 2, तो आपके पास आएगा 0.05। अब बेटा लीस्ट काउंट को 2 से डिवाइड करने के बाद, अब ये जो एरर आ रहा है ना, दिस इज अनसर्टेनिटी, दिस इज अनसर्टेनिटी।
अब आपने थर्मोमीटर कितनी दफा यूज किया भाई? 2 दफा, एक दफा इनिशियल टेम्परेचर, एक दफा फाइनल टेम्परेचर। तो टाइम्स 2 करोगे। अब आपने परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 0.05 टाइम्स 2, क्योंकि 2 दफा यूज किया है, क्योंकि आपने 2 दफा बेटा यूज किया है। अच्छा, अब टोटल कितना चेंज आया? टोटल कितना चेंज आया 20.1 का? तो जो टोटल चेंज आएगा वो नीचे लिखेंगे, इनटू 100 करेंगे। ये काम आपने हमेशा करना है बच्चे। एक तो 2 करना भूल जाते हैं, ठीक है, और ये नहीं पता होता है कि इसकी अनसर्टिनिटी कैसे होगी। तो लीस्ट काउंट को हमेशा डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो आपके पास अनसर्टिनिटी आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, जरा बताइएगा। यस, 0.498%, ये आ रहा है इस पे, 0.498%। अच्छा बच्चों, अब देखें, मैं फिर समझा देता हूं बेटा, एरर वाला पार्ट देखें। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जिस तरह आप पहले ब्यूरेट को देख लेते हैं, ये आपके पास ब्यूरेट है, ठीक है। आपने बेटा ये वॉल्यूम नोट किया। अच्छा, ब्यूरेट में ना जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट ब्यूरेट का कितना होता है? ब्यूरेट में आप मिनिमम जो वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं वो है 0.1। अगर वो कहते हैं जी, अच्छा आपने टोटल वॉल्यूम मेजर किया वो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है, 10.00 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब आपसे वो कहते हैं जी इसके परसेंटेज निकालें, परसेंटेज एरर, तो आपने क्या करना है बच्चों, जो लीस्ट काउंट होगा ना उसको डिवाइडेड बाय 2 करो। 0.1 डिवाइडेड बाय 2, 0.05। तो ये 0.05 आ रहा है। अब आपने इस ब्यूरेट को भी कितनी दफा यूज किया? एक दफा इनिशियल रीडिंग, एक दफा फाइनल रीडिंग, 2 दफा यूज किया तो टाइम्स 2, क्योंकि अनसर्टेनिटी 2 दफा आई है। इनिशियल रीडिंग लेते वक्त भी आई होगी, फाइनल रीडिंग लेते वक्त भी आई होगी, तो टाइम्स 2। टोटल जितना वॉल्यूम मेजर किया है बेटा 10.00 क्यूबिक सेंटीमीटर, और परसेंटेज है तो इंटू 100। ये है बेटा फॉर्मूला। किसी भी ऑपरेटर्स का अगर आपने परसेंटेज एरर निकालना है तो जो लीस्ट काउंट होगा उसको डिवाइड बाय 2 करो, फिर वो ऑपरेटर्स कितनी दफा यूज किया उस एक्सपेरिमेंट में, 2 दफा किया तो टाइम्स 2 करो, टोटल कितना वॉल्यूम मेजर किया है उसको डिवाइड करो उससे, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 करो। अच्छा बच्चों, अब देखो नेक्स्ट, स्टेट द इफेक्ट इफ एनी एट ऑल ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट इफ द स्पिरिट बर्नर वाज अलाउड टू बर्न फॉर लॉन्गर, एक्सप्लेन योर आंसर। देखो बच्चों, यहां पर आपने बताना है कि अगर आप स्पिरिट बर्नर को अलाउ करते हैं टू बर्न फॉर लॉन्गर, ज्यादा देर के लिए बर्न करते हैं, तो बताएं व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एक्यूरेसी। इसका बेटा एक्यूरेसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर आप स्पिरिट बर्नर को ज्यादा देर के लिए बर्न करते हैं तो इसका इफेक्ट एक्यूरेसी पर क्या पड़ेगा? अब इसमें 2 तरीके से बेटा आप आंसर दे सकते हैं। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूं पहले। अगर आप स्पिरिट बर्नर को ज्यादा देर के लिए बर्न कर रहे हैं, सोचें जरा, अगर आप ज्यादा देर के लिए बर्न कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये टेम्परेचर भी ज्यादा राइज होगा, मे बी 20 से 60 डिग्री पर चला जाए। लेकिन बच्चों, जब ज्यादा देर के लिए बर्न होगा तो हीट लॉस भी ज्यादा होगा या नहीं होगा, बताओ। जब आप ज्यादा देर के लिए बर्न करोगे तो हीट लॉस भी ज्यादा होगा या नहीं होगा? हीट लॉस ज्यादा होगा ना। तो पहला तो आप आंसर ये दे सकते हैं कि भाई एक्यूरेसी वुड डिक्रीज, एक्यूरेसी कम हो जाएगी, क्योंकि मोर हीट लॉस, मोर हीट लॉस। जो एक्यूरेसी है वुड डिक्रीज एज मोर हीट लॉस। लेकिन बेटा इसका एक और वे भी है इसको सोचने का, एक और वे भी है भाई, वो भी जरा देख लें कि एक और वे क्या है।
बेटा जब आप ज्यादा देर के लिए हीट करोगे, ज्यादा देर के लिए हीट करोगे, तो ये टेम्परेचर चेंज क्या होगा बताओ? जब ज्यादा देर के लिए हीट करोगे तो ये टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी क्या आएगा आपका, बिगर आएगा या स्मॉलर आएगा भाई? बिगर आएगा। ठीक है, आपका डेल्टा टी जो होगा बिगर हो जाएगा भाई। तो बच्चों, अगर आपका डेल्टा टी बिगर होगा, अभी जरा यहां नोट करो, ये डेल्टा टी है भाई, दिस इज डेल्टा टी। अगर ये वैल्यू बिगर हो गई है तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा बताओ? जी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दो वे हैं, आपको जो भी इसमें से कोई एक बात लिखनी है लिख लो। दूसरी बात फिर सुन लो भाई, पहली बात तो बहुत ही कॉमन है ना, पहली बात तो बहुत ही कॉमन है कि आप जब ज्यादा देर के लिए हीट करोगे तो मोर हीट लॉस ज्यादा होगा, तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली कम होगी। अगर आप परसेंटेज एरर की बेस पर सोच रहे हो, भाई अगर आप ज्यादा लंबा हीट करोगे तो चेंज इन टेम्परेचर भी बिगर आएगा, 20.1 की जगह आ जाएगा सपोज 40.1 डेल्टा टी। और जब 40.1 आएगा, बिगर वैल्यू से आप डिवाइड करोगे तो ये एरर कम होता जाएगा। तो अगर कोई बच्चा इसमें ये लिखता है कि एक्यूरेसी वुड इंक्रीज, एक्यूरेसी वुड इंक्रीज, क्योंकि परसेंटेज एरर जो है बेटा, परसेंटेज एरर इज रिड्यूस एज द परसेंटेज एरर इज रिड्यूस। ठीक है, नेहा, आप जो बात कर रही हो तो बिल्कुल नहीं लिंक कर रही बेटा, नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ एथेनॉल विल डिक्रीज मोर। नहीं बेटा, कवल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, आप वर्डिंग पर गौर नहीं कर रहे ना। वो कह रहा है स्टेट द इफेक्ट ऑन ऑन एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। भाई आपने एक्यूरेसी बतानी है कि एक्यूरेसी बढ़ेगी या कम होगी, इस पे आंसर देना भाई। आप इस पे आंसर दें कि एक्यूरेसी बढ़ेगी या कम होगी। अगर बढ़ेगी एक्यूरेसी या कम होगी तो उसकी रीजन बताएं क्यों। देखो, जितना ज्यादा हीट करोगे हीट लॉस ज्यादा होगा, तो आपका जो डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबस्शन है वो इतना सही नहीं आएगा फिर, क्योंकि उसमें हीट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है ना, हीट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है भाई। तो आपका डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबस्शन बहुत ज्यादा डेविएट करेगा ओरिजिनल वैल्यू से। जितना कम हीट करोगे उतना आपका डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबस्शन की वैल्यू क्लोजर होगी टू द रियल वैल्यू। या फिर आप इस बेस पर बताओ जो परसेंटेज एरर है, कि जितना लंबा हीट करोगे डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास उतनी बिगर होगी, तो आपका परसेंटेज एरर क्या होता जाएगा, उतना कम होता जाएगा बेटा। इन दोनों की बेस पर बताना है, तीसरा चौथा कोई आंसर नहीं है बेटा। अच्छा बेटा, अब आगे चलते हैं। द फ्लेम वॉज एक्सटिंग्विश बट द लिड ऑफ द स्पिरिट बर्नर वॉज नॉट रिप्लेस इमीडिएटली। ये गौर से सुनिएगा अभी बेटा। प्रिडिक्ट हाउ दिस वुड इफेक्ट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ सी। बच्चों, पता है क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि ये आपका स्पिरिट बर्नर था, ये इसमें विक थी इधर इस तरह, एंड दिस इज एथेनॉल। कह रहा है बच्चों कि आपने जो लिड था ना, एक्सपेरिमेंट के बाद लिड आपने ऊपर जो है ना, लिड ऑफ द स्पिरिट बर्नर वाज नॉट रिप्लेस इमीडिएटली, इमीडिएटली नहीं किया आपने। बेटा जब आपने इमीडिएटली लिड नहीं लगाया, मतलब एक बच्चा है उसने ऐसे ही छोड़ दिया, सपोज ऐसे ही छोड़ दिया भाई आफ्टर एक्सपेरिमेंट। बेटा विक तो हॉट है ना, तो ये विक जो है, जो हॉट है, क्या यहां से एथेनॉल के वेपर्स एवोपरेट नहीं कर जाएंगे? यहां से करेंगे ना बेटा, एथेनॉल के वेपर्स एवोपरेट कर देंगे। और आप जब इसका बाद में मैस फाइंड आउट करोगे एथेनॉल का, जी बेटा, जब आप एथेनॉल का मैस फाइंड आउट करोगे तो वो क्या, कितना कम हुआ होगा, ज्यादा कम हुआ होगा या नॉर्मली होगा? जब आप डिफरेंस निकालोगे तो वो डिफरेंस क्या होगा बेटा, ज्यादा डिफरेंस आएगा ना आपके पास, क्योंकि कुछ एथेनॉल तो एवोपरेट हो गया है। तो अब आपके पास जो यहां पर आपने डिफरेंस नहीं निकाला था बेटा, ये देखो 0.53, अब 0.53 नहीं आएगा अगर आपने ऊपर लिड नहीं लगाया, तो मैस ऑफ एथेनॉल आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा।
मैस ऑफ एथेनॉल बेटा क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। ठीक है, अब सुनो, जब मैस ज्यादा होगा, मैस मैस आपका ज्यादा आ गया भाई, ये ऊपर वाली वैल्यू बिगर होगी है, तो मोल क्या निकलेंगे बताओ जरा, मोल क्या आएंगे, मोल्स भी ज्यादा हो जाएंगे बच्चों। जब आपके पास मोल्स ज्यादा हो जाएंगे, ये एन की वैल्यू बिगर होगी है भाई, एन की वैल्यू बिगर होगी है, तो फिर डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, एन बिगर हो गए जी, डेल्टा एच की वैल्यू कम हो जाएगी, कम। मैं पहले लिखता हूं फिर इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा, पहले लिखता हूं फिर इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। वो कह रहा है, प्रिडिक्ट हाउ दिस वुड अफेक्ट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ सी, एक्सप्लेन योर आंसर। बेटा आप ये बताओगे इसमें कि जो डेल्टा एच नॉट ऑफ सी है, डेल्टा एच नॉट ऑफ सी वुड बी लेस एक्सोथर्मिक। अब आपके पास कम वैल्यू आएगी, और इसमें बेटा इसकी रीजन बता दोगे कि जो अब ये है ना, ज्यादा मोल्स जो हैं एथेनॉल के वो यूज हुए हैं, ठीक है, मोर मोल्स ऑफ ethanol is used up due to the evaporating। बच्चों ये बात फिर सुन लो, ये बात फिर सुन लो भाई, कि आपको यहां पर उसने कहा है कि ये है जी। पर उसने कहा है कि आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उस स्पिरिट बर्नर के ऊपर लिड आपने टाइमली नहीं रखा, थोड़ा लेट रखा है, तो टाइमली नहीं रखेंगे तो कह रहा है क्या इफेक्ट पड़ेगा डेल्टा एच नॉट ऑफ सी पर। आप सोचें, क्योंकि ये विक हॉट है, आपने ऊपर लिड भी नहीं लगाया, तो क्या होगा उस विक से, एथेनॉल के वेपर्स एवोपरेट हो जाएंगे, एथेनॉल एवोपरेट होना शुरू हो जाएगा। और जब आप बेटा स्पिरिट बर्नर का मैस लेंगे, फाइनल मैस, तो वो मैस तो काफी कम आएगा फिर और डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा, डिफरेंस ज्यादा आएगा। मतलब पहले डिफरेंस आ रहा था ना 0.53, अब 0.53 नहीं आएगा, अब ज्यादा डिफरेंस आएगा, क्योंकि आपने लिड नहीं लगाया, कुछ एथेनॉल एवापोरेट कर गया, मैस ज्यादा आएगा, एथेनॉल के मोल ज्यादा आएंगे, और एथेनॉल के जब मोल ज्यादा आएंगे तो देखो डेल्टा एच इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एन, अगर एन ज्यादा आ रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा बेटा अब चलते हैं आगे हम नेक्स्ट पार्ट पर। कह रहे द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ सी ऑफ एथेनॉल अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन इज दिस -1367। स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो एथेनॉल, स्टैंडर्ड कंडीशन मीन कि एक मोल एथेनॉल को बर्न करें एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर, रूम प्रेशर पर, और कंप्लीट कंबस्सन हो, इनकम्प्लीट कंबस्सन ना हो, कंप्लीट कंबस्सन हो तो बेटा इतनी वैल्यू आपकी रिलीज होती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब कह रहा है अदर देन द रिएक्शन नॉट बीइंग कैरिड आउट अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, other than the reaction not being carried out under the standard condition, suggests two reasons why the value the student obtained in C is different from the actual value। बेटा जो हमने वैल्यू ली है C में, वो क्या आ रही है बेटा, डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबसन की 731, और आनी कितनी चाहिए थी, -1367, हमारी कम हो रही है भाई। जी, अमाला बिल्कुल ठीक बता रही है भाई। देखो हमारी वैल्यू बहुत कम आई है, 731, आनी कितनी चाहिए थी, 1367। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कुछ हीट लॉस हुई है, हीट लॉस। और स्टैंडर्ड कंडीशन में हम क्या कहते हैं भाई, अगर आप कंबस्शन की डेफिनेशन याद करें कि एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कंप्लीट कंबस्शन होती है। लेकिन बेटा जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, क्या आप 100% वहां पर कंप्लीट कंबस्शन कर रहे होते हैं, नहीं, कुछ मॉलिक्यूल को इतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलती, और उनमें इनकम्प्लीट कंबस्शन भी हो रही होती है, जिसकी वजह से एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज नहीं होती जितनी कंप्लीट कंबस्शन में होनी चाहिए। तो बेटा इसमें दो रीजंस आप लिखो। पहली रीजन कि हीट लॉस टू द सराउंडिंग, हीट लॉस टू द सराउंडिंग,
जिसकी वजह से तुम्हारा तो ये आंसर आ रहा था -731 और ये आना चाहिए था। अच्छा खासा डिफरेंस है भाई, तकरीबन हाफ आ रहा है हमारा। तो उसमें मेन रीजन तो ये है कि हीट लॉस हो रही है टू दी सराउंडिंग। और बच्चों दूसरी रीजन इसमें यह है कि इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही है। वैसे आप ये भी लिख सकते हैं बेटा कि आपका ना, मैं देखता हूँ मार्क स्कीम में उसने ये लिखा नहीं है, अलाउ नहीं किया। आप लोग जरा सोचें क्यों अलाउ नहीं किया भाई उसने ये, कि इम्प्योर एथेनॉल, इम्प्योर एथेनॉल भी तो हो सकता है ना। लेकिन चलें इसको मैं देखता हूँ इम्प्योर एथेनॉल को वो अलाउ करेगा या नहीं करेगा। लेकिन इनकम्प्लीट कंबस्शन तो बिल्कुल बेटा बिल्कुल लॉजिकल है, इनकम्प्लीट कंबस्शन। ठीक है, इसके से बहुत सारी रीजंस होती हैं, एक नहीं है इसकी, कम से कम 5-6 रीजंस हैं जो बुक में लिखी होती हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबस्शन ऑफ एथेनॉल यूजिंग द एवरेज बॉन्ड इंथैल्पीज एंड द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। It is possible to calculate the delta H naught of combustion of ethanol using the average bond enthalpies. Using average bond enthalpy, delta H naught of combustion is 1297. 1367 फिर भी नहीं आ रहा अगर आप बॉन्ड इंथैल्पी की बेस पर निकालते हैं। Why this value is different from the actual value? कह रहा है बेटा अगर आप इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करें, इस रिएक्शन की बाय यूजिंग द बॉन्ड एनर्जी, तो आपका आंसर आ रहा है -1297। आना ये चाहिए था। कह रहे डिफरेंट क्यों आ रहा है, उसमें दो रीजन है बेटा। देखो जो एवरेज बॉन्ड होता है ना, इस तरह की एथेनॉल है ना, आपको तो सीएच की बॉन्ड एनर्जी उसने बता दी है, सीएच की बॉन्ड एनर्जी उसने बताई हुई है। भाई ये सीएच की बॉन्ड एनर्जी तमाम मॉलिक्यूल में एक जैसी नहीं होती। नेबरिंग एटम्स बड़ा मैटर करते हैं कि इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है भाई, ये क्या कर रहा है, ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कुछ ना कुछ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी खींच रहा है अपनी तरफ। क्या आपके ख्याल में CH4 के अंदर बच्चों जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और एथेनॉल में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको एक जितनी एनर्जी चाहिए होगी? एक जितनी एनर्जी चाहिए होगी बेटा उसको? नहीं ना। इसी तरीके से बेटा एक तो आप ये बता सकते हैं, यहां पर एक बात तो ये बता सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जीज हैं या बॉन्ड इंथैल्पीज हैं वो वेरी करती हैं कंपाउंड टू कंपाउंड। कंपाउंड टू कंपाउंड बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू वेरी करती है। नेबरिंग एटम्स बिल्कुल मैटर करते हैं बच्चों। लेकिन दूसरी रीजन जो कि इससे भी ज्यादा प्रोमिनेंट है वो क्या? भाई ये जो बॉन्ड इंथैल्पी है, बॉन्ड एनर्जी, इसको आप किन मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई करते हो? क्या लिक्विड्स पर या गैसियस मॉलिक्यूल्स पर? गैसियस पर। और यहां एथेनॉल किस स्टेट में है? एथेनॉल किस स्टेट में है भाई? लिक्विड। तो इसलिए फर्क तो आएगा फिर, क्योंकि इसमें आईएमएफ आई है। ठीक है ना बेटा, तो इसमें दो में से कोई एक बात आप बता दो। एक तो बॉन्ड इंथैल्पी जो है ना बेटा वो वेरी करती है कंपाउंड टू कंपाउंड। तो पहली लॉजिक आप ये बता सकते हो कि बॉन्ड इंथैल्पीज वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, या दूसरी बेटा लॉजिक मैंने आपको बताई कि आप ये बॉन्ड इंथैल्पी को लिक्विड मॉलिक्यूल पर तो अप्लाई नहीं कर सकते ना बेटा, इसलिए ये आ रहा है डिफरेंस, क्योंकि लिक्विड के अंदर तो आईएमएफ भी होती हैं। आप अगर उतनी एनर्जी दोगे तो उसमें से कुछ पार्ट तो आईएमएफ को ब्रेक डाउन करने में यूज हो जाएगा। जी बेटा, बॉन्ड एनर्जी इज ऑलवेज अप्लाइड फॉर गैसियस मॉलिक्यूल, बिल्कुल, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड, नॉट आईएमएफ। ठीक है ना, तो अगर आपने बॉन्ड एनर्जी देनी है तो पहले मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि हेलोजेनो अंडरगो हाइड्रोलिसिस विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अल्कोहल। बच्चों ये बात तो सबको पता है आप में से कि कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा? कार्बन आयोडीन बॉन्ड आसानी से टूटेगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से ये आसानी से टूटेगा। कार्बन ब्रोमीन जो है बच्चों,
इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है थोड़ी, ये मुश्किल से, और कार्बन क्लोरीन और मुश्किल से, तो सबसे स्लोवेस्ट ये देगा बेटा। इसकी हाइड्रोलिसिस मुश्किल से होगी। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं आप NaOH, एक्वस NaOH के साथ, ठीक है, तो क्या होगा भाई, ये स्लो रिएक्शन देगा, क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड लेंथ छोटी है ना, और कार्बन आयोडीन बॉन्ड लेंथ क्या बेटा, लॉन्गर है, तो ये आसानी से ब्रेक डाउन होगा। तो हमने बेसिकली यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन भी देखना है, तो यही वो करने जा रहा है। सुनो, कह रहा है हेलोजन एल्केन अंडरगो हाइड्रोलिसिस विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अल्कोहल्स। ये बेटा आपका ब्रोमोब्यूटेन है, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो देखो Br की जगह OH लग गया, NaBr। A student carried out an experiment to compare the rate at which three halogen-alkanes, one chlorobutane, one bromobutane, and one iodobutane undergo hydrolysis. The method used was as follows. मेथड क्या है भाई, कि आपने 5 क्यूबिक सेंटीमीटर सैंपल लेना है हेलोजेनो का, मतलब 5 क्यूबिक सेंटीमीटर आप लोगे बेटा क्लोरोब्यूटेन, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर आप लोगे ब्रोमोब्यूटेन, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर आप लोगे आयोडोब्यूटेन, और इनको 3 टेस्ट ट्यूब्स में डाल दोगे डिफरेंट डिफरेंट। फिर आप बेटा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालोगे, अभी इसकी रीजन बताता हूं क्यों। फिर आप 2 क्यूबिक सेंटीमीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, वो तो आपका रिएजेंट है मान लिया। फिर आप बेटा 3 ड्रॉप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर डालोगे, इसकी भी रीजन बताऊंगा अभी क्यों। हीट द टेस्ट ट्यूब इन थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकली हीटेड वाटर बाथ। देखो वाटर बाथ इस तरह का है कि आपने अपने रिएक्शन मिक्सचर को डायरेक्ट हीट नहीं करना, ये वाटर है, तो अब यहां से बेटा हीट करोगे, और हीट भी आप बेटा कोई बर्नर से नहीं करोगे, एक जो है ना आपका इलेक्ट्रिकली हीटेड प्लेट होती है उसके ऊपर रख देते हो। जिस तरह आपने देखे ना आपके घरों में बेटा, आपके घरों में जो है ना इलेक्ट्रिक बर्नर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह का समझ लें। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक बर्नर है, इलेक्ट्रिक बर्नर उसी तरह की ये इलेक्ट्रिक एक प्लेट होती है, जिसके ऊपर आप सेट कर देते हैं थर्मो के इतना टेम्परेचर आपने देना है जी। उसका फायदा ये होता है ना कि आप एक फिक्स टेम्परेचर दे सकते हैं। बंसन बर्नर पर हीट करोगे तो वो टेम्परेचर फिक्स तो नहीं है ना, वो तो वेरी करता रहेगा। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि जो थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकली हीटेड, इसमें आपने फिक्स कर दिया भाई मुझे 60 डिग्री तक हीट करना है, बस 60 से ऊपर नहीं जाएगा फिर। अच्छा, रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द इंडिकेटर टू चेंज द कलर। देखो बेटा मेरी बात सुनो, आपने NaOH डाला हुआ है ना इस रिएक्शन मिक्सचर में, मैं आपको बताता हूं, ये आपके पास है सपोज, इसमें आपके पास है CH3, CH2, CH2, CH2Cl। ठीक है बच्चों, अब जरा गौर से सुन लीजिएगा एक ये इसकी पूरी स्टोरी, ताकि फिर आपको नेक्स्ट उसमें मसला ना हो। अच्छा, अब बेटा देखो आपने इसके अंदर फिर क्या किया, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मीन आप एथेनॉल मोस्टली डालते हो, एथेनॉल। पता है क्यों बेटा, देखो अगर आप यहां से डालते हो एक्वस NaOH, तो क्या कहते हैं बच्चों, ये NaOH और ये हेलोजन एल्केन आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। एक्वस NaOH और हेलोजन एल्केन क्या आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे बच्चों? नहीं। तो अब आपको एक ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो कि को सॉल्वेंट हो। को सॉल्वेंट, को सॉल्वेंट मींस जो दोनों को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। देखो एथेनॉल, वाटर एथेनॉल में डिसॉल्व हो जाता है ना, और एथेनॉल इज ऑर्गेनिक, तो क्लोरोएथेन भी डिसॉल्व होगा। तो बेटा ये जो एथेनॉल है ये को सॉल्वेंट है, एथेनॉल इज द को सॉल्वेंट, एथेनॉल में दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे और दोनों का फिर रिएक्शन हो जाएगा। अगर आप एथेनॉल नहीं लोगे तो दोनों लेयर्स बनाकर रखेंगे, एक्वस NaOH और क्लोरो ब्यूटेन की लेयर्स होंगी, रिएक्शन इतना तेजी से होगा नहीं, सिर्फ वहीं पर रिएक्शन होगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, जहां पर लेयर्स एक दूसरे से टच कर रही हैं। तो बेसिकली ये बेटा आपका को सॉल्वेंट होगा, ठीक है। ये जो आपने क्या लिया है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज द को सॉल्वेंट, जो दोनों को आपस में मिक्स कराएगा। फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो बेटा, और फिर इंडिकेटर डाल रहे हो। अच्छा बेटा अब आपको समझ आनी चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो रिएक्शन में यूटिलाइज हो रहा है ना, तो आपको इंडिकेटर डालने का मकसद क्या है, जब सारे का सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हो जाएगा तो इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देगा। तो आप वहां से देख लोगे भाई कि अच्छा अब इंडिकेटर ने कलर चेंज किया है, इट मींस कि सारे का सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हो चुका है।
रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द इंडिकेटर टू चेंज द कलर। हाँ, और देखो इंडिकेटर जब अपना कलर चेंज करेगा फौरन टाइम भी नोट कर लोगे कि रिएक्शन में कितने टाइम के बाद इंडिकेटर ने अपना कलर चेंज किया। वैसे मुझे ये बताओ बच्चों कि आपके पास ये तीन है, CH3, CH2, CH2, CH2Cl। कहां पर NaOH ज्यादा जल्दी से यूज होगा? क्लोरोब्यूटेन में NaOH जल्दी से यूज होगा, ब्रोमोब्यूटेन में NaOH जल्दी से यूज होगा, या आयोडोब्यूटेन में? बेटा आयोडोब्यूटेन के अंदर NaOH जल्दी से यूज हो जाएगा, क्योंकि आयोडोब्यूटेन इज रिएक्टिव। उसमें कार्बन आयोडीन बॉन्ड लेंथ क्या है? लॉन्गर है, ये आसानी से टूटेगा, रिएक्शन फास्टर होगा। तो कह रहे गिव टू रीजन व्हाई द एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट यूजिंग एन इलेक्ट्रिकली हीटेड वाटर बाथ। बेटा याद रखना, एक तो बिल्कुल आपका यूनिवर्सल आंसर आपने देना है, जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उनको आप डायरेक्टली हीट नहीं करते, वाटर बाथ में हीट करते हो। वाटर बाथ मतलब आप अपने फ्लास्क को एक वाटर में रख दोगे और आप वाटर को हीट करोगे, और वाटर से हीट स्लोली स्लोली कहां जाएगी? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। फ्लेम को डायरेक्टली बेटा नहीं करोगे। उसकी रीजन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर फ्लेमेबल। दूसरी बात बेटा वो कह रहा है कि आपने इलेक्ट्रिकली हीटेड एक इलेक्ट्रिक प्लेट यूज की है। उसकी रीजन ये बेटा टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, कि आप फिर जो है ना फिक्स टेम्परेचर करके उसको छोड़ भी सकते हो, वो 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, जहां पर आपने इसको फिक्स करना है, ठीक है? तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कोरोसिव। Apart from wearing safety glasses, a lab coat state one safety precaution which must be taken when handling sodium hydroxide। बेटा क्रोसिव है तो आपके जो हाथ हैं उसको आपने किससे कवर करना है? केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स। ग्लव्स ऐसे यूज करने हैं जो कि केमिकल को रेजिस्ट करें, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है बेटा? वेयर केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स। फिर वाई एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मस्ट बी यूज इन द एक्सपेरिमेंट। आपको बेटा बताया है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करने की क्या रीजन है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेसिकली एक को सॉल्वेंट है, को सॉल्वेंट जो दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आएगा। अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं डालोगे तो NaOH और क्लोरोब्यूटेन तो लेयर्स बनाकर एक दूसरे से दूर रहेंगे। तो ये क्या करेगा? ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये एक दूसरे को मिक्स करेगा और इसकी वजह से बेटा फिर क्या होगा? रिएक्शन होगा, ठीक है? इट अलाउज the halogenoalkanes and sodium hydroxide to react। फिर कह रहे हैं व्हाई इज एसिड बेस इंडिकेटर एडिड टू द रिएक्शन मिक्सचर। बेटा आपको बताया कि एसिड बेस इंडिकेटर डालने की रीजन ये है कि ये आपको बताएगा कि कब NaOH सारे का सारा यूज हो गया, किस टाइम पर यूज हुआ भाई। फाइव क्या चीज कैटलिस्ट है बेटा? NaOH इज नॉट अ कैटलिस्ट। NaOH तो यहाँ रिएक्शन कर रहा है बेटा, NaOH इज नॉट अ कैटलिस्ट। बेटा ये देखो ना, ये रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द इंडिकेटर टू चेंज द कलर। जैसे ही इंडिकेटर कलर चेंज करेगा, एक तो आपने टाइम नोट करना है और दूसरा आपको यह पता चल जाएगा कि सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हो गया, ठीक है? तो कह रहा है कि व्हाई इज एसिड बेस इंडिकेटर एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर। तो इसलिए ऐड किया बेटा ताकि ये हमें बताए टू इंडिकेट द टाइम व्हेन द सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज बीन यूज्ड अप। अच्छा बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट। कह रहे स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट्स। देखो जब उसने वन क्लोरोब्यूटेन के साथ रिएक्शन किया, वन ब्रोमोब्यूटेन, वन आयोडोब्यूटेन, टाइम टेकन फॉर द इंडिकेटर टू चेंज द कलर। क्लोरोब्यूटेन में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, यहां पर कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है, यहां पर कार्बन आयोडीन बॉन्ड है। सबसे ज्यादा टाइम कहां लगा इंडिकेटर को कलर चेंज करने में? क्लोरोब्यूटेन में। फिर ब्रोमोब्यूटेन सबसे जल्दी कहां पर हुआ? आयोडोब्यूटेन में। आपने क्या करना है भाई? 1 ओवर टाइम पर सेकेंड, इसका इनवर्स करना है। तो कंप्लीट द टेबल टू शो 1 ओवर टाइम।
1 over time can be used to represent the rate of reaction. Suggest what the 1 over t values tells you about the trend in the carbon halogen bond enthalpies. पर इसको डिवाइड कर देना है बस आपने. तो पहले का क्या आएगा, 1 417, 2.40 times 10 raised to power minus 3, 1 divided by 238, 4.20 times 10 raised to power minus 3, और 7.1 divided by 135, तो 7.41 times 10 raised to power minus 3. अच्छा बेटा, ये जो वैल्यू है ना आपके पास, ये जो वैल्यू ऑफ 1 over t है, is inversely proportional to the time taken for the reaction to complete. Inversely proportional to the time taken for reaction to be complete. मतलब क्या है बच्चों, मतलब ये है कि a larger value means a faster the reaction. A larger value means फास्टर द रिएक्शन. आपके सामने ही है ना बच्चों कि आयोडो, कि ये जो आयोडो ब्यूटेन है इसमें सबसे तेजी से रिएक्शन हो रहा है. इसका इनवर्स ऑफ टाइम जो है ना, जो वो आपका सबसे बिगर आ रहा है. तो जितना 1 over t बिगर होगा, इसका मतलब रिएक्शन उतना फास्ट हो रहा है. क्यों फास्ट हो रहा है भाई, आपने यहाँ रीजन बता देनी है, वही बॉन्ड लेंथ की. ठीक है बच्चों. बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है फ्रॉम क्लोरोब्यूटेन टू आयोडोब्यूटेन. जो बॉन्ड आप बताओगे, पहली बात ये बताओगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो इंक्रीज हो रहा है. रेट ऑफ रिएक्शन increases from CCl to Ci as bond energy के बजाय bond enthalpy का वर्ड यूज करो, as bond enthalpy decreases from carbon chlorine to carbon iodine. Identify one additional variable that must be controlled in this experiment. तो बेटा डेफिनेटली जो दूसरा रिएक्टेंट है NaOH, उसकी कंसेंट्रेशन आपने चेंज नहीं करनी बेटा. बेटा दूसरा मतलब ये देखो, अगर आप इस तरह का काम शुरू कर दो, मेरी बात सुनो, आपने ये लिया हुआ है ना ब्रोमोब्यूटेन और क्लोरोब्यूटेन. भाई दूसरा जो फैक्टर है ना NaOH, उसकी कंसेंट्रेशन एक जितनी रखो ना. ये ना करना कि क्लोरोब्यूटेन लिया हुआ है और NaOH बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड यूज कर रहे हो, फिर तो उल्टे ही रिजल्ट आएंगे. फिर तो क्लोरोब्यूटेन में भी फास्ट रिएक्शन दे दे, क्योंकि आपने NaOH वहां कंसेंट्रेट ले लिया ना. तो इसलिए जो दूसरा फैक्टर है बेटा NaOH का, उसको आपने कांस्टेंट रखना है तीनों एक्सपेरिमेंट में, NaOH एक जैसा हो. अगर आपने दूसरा वेरिएबल चेंज किया तो फिर बेटा इसमें फर्क पड़ जाएगा. ठीक है, तो यहां देखो, कंसंट्रेशन ऑफ, हसन बेटा आपने हीट तो करना ही करना है ना. हीट तो आपने बेटा फिक्स किया हुआ है. देखो ना आपने यहाँ ये क्यों यूज किया था, इलेक्ट्रिकली हीटेड वाटर बाथ. टेम्परेचर तो आपने फिक्स रखा हुआ है भाई. तो कंसंट्रेशन होगा फिर, कंसंट्रेशन. ठीक है ना हसन. जी हसन. टेम्परेचर बेटा आपने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक प्लेट रखी है वो इसलिए तो यूज किया कि टेम्परेचर चेंज ना हो ना. तो आपने इसके अलावा आप बताना है, तो आप क्या बताएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH. क्योंकि टेम्परेचर तो आप दे रहे हो, टेम्परेचर तो आप दे रहे हो सबको एक एक जैसा ही. अच्छा बेटा आगे है ये ग्राफ. देखो ये ग्राफ मैंने बना दिया है. वो कह रहा है कि आपने, हाँ पहले इसको समझ लेते हैं बेटा. यहाँ पर ये रिएक्शन था NaOH के साथ. अब मैं आपको बताता हूँ ये बेटा कहाँ से टॉपिक आया है, ये वाला. आपको याद है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको इसका मेथड बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के कितने तरीके हैं. कॉन्टिन्यूस मेथड, सैम्पलिंग मेथड, कॉन्टिन्यूस मेथड, याद आ रहा है.
ये वहां से। अब वो कह रहे भाई कि आपने इस रिएक्शन को ना, इस रिएक्शन को फॉलो करना है। इस रिएक्शन को क्या करना है? फॉलो करना है। मतलब आपने ये देखना है कि भाई 1 मिनट के बाद कितना रिएक्शन हुआ, 2 मिनट के बाद कितना रिएक्शन हुआ, 3 मिनट के बाद कितना रिएक्शन हुआ। तो पता है आप क्या करोगे? सुनो बेटा, ये आपका रिएक्शन मिक्सर है। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद आप क्या करोगे? यहां से थोड़ा सा सैंपल निकाल लोगे, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। उस 10 क्यूबिक सेंटीमीटर में ये सारी चीजें होंगी, ए बी सी और डी। पर इस 10 क्यूबिक सेंटीमीटर में ना ये सारी चीजें होंगी। फिर आप बेटा क्या करोगे? इस 10 क्यूबिक सेंटीमीटर को निकालने के बाद ना, इसको फौरन यहां आइस क्यूब में रखोगे। आइस क्यूब में, अभी रीजन बताता हूं क्यों। फिर इसको टाइट्रेट करवाओगे HCl के साथ। क्यों बेटा? इसलिए कि यहां पर ABCD में जो B है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी रीजन के B इज अ बेस। तो आप HCl के साथ टाइट्रेट करवा के देखोगे कि कितना HCl यूज हुआ। वहां से आपको NaOH की अमाउंट पता चल जाएगी भाई कि इस रिएक्शन मिक्सचर में NaOH कितना है आफ्टर 60 सेकेंड। फिर क्या होगा? फिर आफ्टर 120 सेकेंड, 120 सेकेंड के बाद आप दोबारा बेटा यहां से सैंपल लो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर का, फ्लास्क में डालो। फ्लास्क में डालने के बाद उस फ्लास्क को आइस क्यूब में रखो। आइस क्यूब, अभी रीजन बताता हूं क्यों। फिर बेटा आप उसकी टाइट्रेशन करवाओ विथ HCl। तो नीचे NaOH तो होगा ना, तो आप HCl से टाइट्रेशन करवाओगे तो HCl की कितनी अमाउंट यूज होगी ये आप देख लोगे। उससे आपको पता चलेगा कि 120 सेकंड के बाद अब रिएक्शन मिक्सचर में कितना NaOH था। तो कि ये बताओ भाई कि टाइम गुजरने के साथ साथ NaOH क्या होता जाएगा? ज्यादा या कम? कम होता जाएगा। अच्छा, अब मैं क्यों बेटा इस फ्लास्क को आइस क्यूब में रख रहा हूं? सुनो, इसलिए रख रहा हूं बच्चों, जैसे ही मैं यहां से सैंपलिंग करूंगा ना, जैसे यहां से मैंने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर निकाला, यहां पर डाला भाई, जब मैं इसको फ्लास्क में रखता हूं, अगर सपोज, चलो मैं एक और करता हूं। यहां से भाई ये एक और एक्सपेरिमेंट में एक बच्चे ने किया। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया, ABCD, आइस क्यूब में नहीं डाला इसको। तो बेटा अगर आप आइस में नहीं रखते इसको, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो ए और बी है, ए और बी, ये इस फ्लास्क के अंदर भी रिएक्शन करते रहें? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इसको आइस में नहीं रखते तो इस फ्लास्क के अंदर जो ए और बी है, मतलब क्लोरोब्यूटेन और NaOH, क्या ये आपस में रिएक्शन कर सकते हैं? इन दी फ्लास्क कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आप कहेंगे उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ बेटा, आप जब HCl के साथ टाइट्रेट करवाओगे तो कुछ NaOH तो इस ए के साथ रिएक्शन कर कर चुका है। जो अब थोड़ा सा NaOH होगा वो HCl से रिएक्शन कर लेगा। तो आपको ऐसे लगेगा भाई NaOH अब कम है, हालांकि आपने जो सैंपल लिया उस सैंपल को अगर आप आइस क्यूब में नहीं रखते। आइस क्यूब में रखने का मकसद ये होता है कि आप रिएक्शन को क्वेंच करो, स्टॉप कर दो, ताकि जितना बेटा टेम्परेचर कम करेंगे ना, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो अगर आप आइस क्यूब में रखते हो तो ये ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स रिएक्शन नहीं करेंगे फिर। लेकिन अगर आप आइस क्यूब में नहीं रखते तो ये अच्छा खासा यहां पर वार्म था, तो इसलिए पॉसिबिलिटी तो है कि फ्लास्क के अंदर भी रिएक्शन कंटिन्यू होता रहेगा और कुछ NaOH क्लोरोब्यूटेन से रिएक्शन कर जाएगा। और जो रिमेनिंग NaOH है फिर वो HCl से आप टाइट्रेट करवाएंगे और आपको ऐसे लगेगा भाई कि NaOH तो बहुत थोड़ा सा है, हालांकि वो थोड़ा सा नहीं था, उसमें से काफी ऑर्गेनिक के साथ रिएक्शन कर चुका है। ठीक है? तो इसलिए बेटा वो बार बार ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, जरा सुनो उसकी इंस्ट्रक्शन। 1 क्लोरोब्यूटेन आपने एक्सेस में लिया हुआ है, फिर आपने 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर NaOH लिया, रूम टेम्परेचर पर। स्टॉप क्लॉक वाज इमीडिएटली स्टार्टेड at interval of 60 seconds, and the student took 10 cubic centimeter sample from the reaction mixture for 11 minutes. Each 10 cubic centimeter sample was immediately added to ice in a conical flask. The concentration of NaOH in each sample was determined by the titration. अब बेटा ये हो रहा है भाई कि जीरो, जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, NaOH की कंसंट्रेशन 60 सेकंड पर देखो कम होगी, 120 सेकंड पर और कम होगी, 180 पर और कम हो रही है, 240 पर और कम। क्यों? क्योंकि NaOH यूज हो रहा है भाई, तो कंसंट्रेशन कम हो रही है। आपको उसने कहा है भाई आप इसको जरा प्लॉट करो। ये दो मैंने प्लॉट किया है खुद, और इतना भी अच्छा नहीं है, आप लोग में से ज्यादा एक्सपर्ट हैं इसमें, तो आप लोग खुद अच्छा से सॉल्व इसको प्लॉट कीजिएगा। ठीक है बच्चों?
ये प्लॉटिंग की है जी। ये एक जो एनामुलस पॉइंट है ना, ये 480 पर आ रहा है, चेक करें जरा। इसको आना इधर चाहिए था बेटा, इसको आना चाहिए था इधर, यहां। तो नीचे आ रहा है थोड़ा, ठीक है, यहां पर आ रहा है, कंसंट्रेशन ये शो कर रहा है, और होनी ये चाहिए थी, यहां पर आना चाहिए था इसको। अच्छा बेटा, आप देखो क्या कह रहा है, सजेस्ट वन रीजन फॉर दिस एनामुलस पॉइंट। ये टाइम है, और ये कंसेंट देखो, टाइम जैसे से गुजर रहा है ना बेटा, टाइम गुजरने के साथ साथ ये आप ये देख रहे हो, ये कंसंट्रेशन कम हो रही है, देखो ये लाइन आपको कम होती हुई दिख रही है ना बेटा। देखो ये टाइम आपको ये कंसंट्रेशन कम होती हुई दिख रही है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि जो एनामुलस पॉइंट है बेटा, एनामुलस पॉइंट जो आपको कह रहा है वन रीजन बताएं, पहले तो सर्कल करें आप एनामुलस पॉइंट को, और फिर इसकी रीजन बताएं। बेटा आप इसमें जरा सोचें, इस तरह सोचें कि भाई कि जो 480 सेकंड पर आपके पास एक एनामुलस पॉइंट आ रहा है, ये इसको तो ऊपर होना चाहिए था, इस एनामुलस पॉइंट को तो ऊपर होना चाहिए था, मतलब इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए थी, यहां पर होनी चाहिए थी बच्चों, इधर होनी चाहिए थी, लेकिन कम आ रही है। सोचिए, अभी अभी हमने ये डिस्कस किया है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कोई एक ऐसा बच्चा भी था बीच में, जिसने जब यहां से सैंपलिंग की, जब उसने सैंपलिंग की ना बेटा यहां से, तो भाई सैंपलिंग करके उसने फ्लास्क को आइस क्यूब में नहीं डाला। जब आइस क्यूब में नहीं डाला बेटा, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो बी है, बी ये ए के साथ रिएक्शन कर जाएगा, मतलब NaOH इस क्लोरोब्यूटेन से रिएक्शन कर जाएगा, अगर आप आइस क्यूब में नहीं डालेंगे इस फ्लास्क को। फ्लास्क के अंदर आइस क्यूब नहीं डालनी भाई, फ्लास्क के बाहर कोटिंग करनी है, कहीं अंदर डाल के बैठे हो। आपने यहां पर आइस क्यूब रखनी है ताकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो किया जा सके ना। तो अगर जो बच्चा यहां आइस क्यूब नहीं लगाएगा भाई, तो फिर होगा ये कि ये जो NaOH है, ये ए के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगा इनसाइड द फ्लास्क। तो अब NaOH कम हो गया भाई, NaOH क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि कुछ तो ऑर्गेनिक के साथ रिएक्शन कर गया। और जब आपने ऊपर से एसिड ऐड करना शुरू किया, तो आपको पता चला भाई नीचे तो NaOH काफी कम है। वो कम इसलिए था क्योंकि NaOH की कुछ अमाउंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करना शुरू हो गई थी। तो इसलिए जब आप HCl के साथ टाइट्रेशन करेंगे, तो ये आपको HCl बताएगा कि NaOH कम है। तो आपके पास फिर पॉइंट यहां पर आएगा, नीचे आएगा, कंसंट्रेशन कम शो हो रही है आपके पास, हालांकि यहां पर आनी चाहिए थी। कम शो होने की क्या रीजन है कि उस स्टूडेंट ने इस स्टेप नंबर 4 को फॉलो नहीं किया, कि उसने जो सैंपलिंग किया है ना, उसको फिर कॉनिकल फ्लास्क को आइस में नहीं रखा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, स्टेप 4 वाज ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है कोई चीज आप बेटा खुद छोड़ रहे हैं, जानकर या जिस तरह मर्जी, लेकिन आपने वो छोड़ दी है चीज। तो जो स्टेप 4 है ना बेटा, स्टेप नंबर 4, वो आपने फॉलो नहीं किया, ठीक है। अच्छा बेटा, फिर कह रहा है कि ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन लाइन ऑन द ग्राफ टू कैलकुलेट द टू कंसेक्यूटिव हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ। देखो बच्चों, हाफ लाइफ मैंने यहां पर बनाई तो है कि देखो आपको ये 1 से 0.5 आधा होने में कितना टाइम लग रहा है बेटा, ये देखना जरा। 180, ये जो फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये 180 है, 180 सेकेंड्स, ठीक है, 180 सेकेंड्स। फिर बेटा 0.5 से 0.25 यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है, देखो। ये 360 पर आ रहे, ठीक है, मेरी लाइन टेढ़ी है, 360 नहीं, 360 से थोड़ा पहले आ रहा है, 1 मिनट, यहां पर आ रहा है, इधर 350 पर आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर आप सही बनाएंगे ना बेटा, तो आपका ये बिल्कुल सही आएगा। आपका ये जो वो है ना, दोनों हाफ लाइफ बिल्कुल सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो हाफ लाइफ इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, आप देख सकते हैं बेटा, ये तकरीबन कांस्टेंट है। इसका डिफरेंस निकालने जरा क्या आ रहा है,
मैंने तो 350 पे किया, वैसे आपका बिल्कुल सही आना चाहिए पेपर के ऊपर। ये 350 माइनस 180, बेटा मेरा आ रहा है ना, दूसरा 170 आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका 180 ही आना चाहिए। मैंने इसके ऊपर बनाया, इतना अच्छा नहीं बना ये 180 ही आएगा आप लोगों का। जब आप लोग करेंगे ना पेपर पर तो 180 आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप बताएंगे बेटा कि ड्रॉ द टू कंसेक्टिव लाइन आपने कर दी, फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी है 180 सेकेंड, दूसरी मैं 180 ही लिख रहा हूं क्योंकि आएगी इतनी ही। State whether you consider this to be first order reaction with respect to NOH. Explain your answer। तो बेटा ये तो सब बच्चों को पता है कि यस, क्योंकि हाफ लाइव्स आर कांस्टेंट। जब जब हाफ लाइफ कांस्टेंट हो, एक जितना टाइम लग रहा हो रिएक्टेंट्स को आधा होने में, तो वह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। हाफ लाइव्स आर कांस्टेंट। अच्छा बच्चों, फिर कह रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज 250, ठीक है। नेम अ पीस ऑफ apparatus दैट कुड बी यूज्ड टू रिमूव 10 क्यूबिक सेंटीमीटर सैंपल फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। ओ लेवल्स का क्वेश्चन है भाई। ओ लेवल्स में ये क्वेश्चन पूछता है कि आप 10 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम को मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, कौन सा पीस ऑफ apparatus, तो पिपेट। सजेस्ट व्हाई द स्टूडेंट डिड नॉट रिमूव 25 क्यूबिक सेंटीमीटर सैंपल फॉर टाइट्रेशन फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। बेटा वो कह रहा है कि आपने जो सैंपलिंग की है हर दफा 10-10 क्यों लिया है, 250 क्यों नहीं, 25 क्यों नहीं ले रहे। आपने जो सैंपलिंग की है और आप 10-10 क्यूबिक सेंटीमीटर निकाल रहे थे, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर सैंपल क्यों नहीं निकाला। अच्छा एक मिनट रुको, ये देखो बेटा कि आपने कितना दफा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टाइम्स आपने, 11 टाइम्स बेटा आपने क्या किया है, सैंपलिंग की है ना। 11 दफा किया ना आपने। अच्छा, फिर आपने 11 टाइम्स सैंपलिंग की है और हर दफा आपने कितना कितना निकाला है, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 11 टाइम्स की है और 10 क्यूबिक सेंटीमीटर निकाला, तो क्या आंसर आ रहा है, 110 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपने 250 में से 110 क्यूबिक सेंटीमीटर निकाला है, 250 में से 110 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने सैंपलिंग की है। लेकिन अगर आप बेटा लेते हो, वो कह रहे हैं जी आप लो 25, कितना लो, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर लो, 10 ना लो, 25 लो। बेटा अगर आप 25 लेते हो, 25 और 11 दफा आपने करना है, 25 आप लेते हो, तो ये वॉल्यूम कितना आ रहा है, 275। भाई आपके पास टोटल वॉल्यूम ही 250 है, उसने बताया हुआ है कि टोटल वॉल्यूम इज 250। तो अगर आप 25 क्यूबिक सेंटीमीटर लेते हो तो वो तो 275 हो जाएगा, इतना तो वॉल्यूम ही नहीं है आपके पास। देखो उसने यहां बताया हुआ है ना कि टोटल वॉल्यूम इज 250 और आप 10-10 क्यूबिक सेंटीमीटर ले रहे हो। व्हाई द स्टूडेंट डिड नॉट रिमूव 25 क्यूबिक सेंटीमीटर सैंपल फॉर टाइट्रेशन फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। बट आप इसका आंसर ये दे दोगे कि जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है उसके पास इतना वॉल्यूम ही नहीं है, इनसफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, इनसफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन mixture. Why each sample is added to ice in step 4? To quench the reaction, ताकि उसको भाई स्टॉप कर सके। रिएक्शन को जो आप आइस में डालते हो वो इसलिए ताकि रिएक्शन को स्टॉप कर सके। और लास्ट है बेटा, another method for following the rate of reaction is to measure the changes in electrical conductivity। बिल्कुल ठीक है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बेस पर भी आप बेटा बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है। एक्सप्लेन व्हाई दिस वुड नॉट अ सुटेबल मेथड फॉर द फॉलोइंग दिस रिएक्शन, टू फॉर फॉलोइंग दिस रिएक्शन। बेटा देखो, आप ना ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स में आयंस ना हो और प्रोडक्ट में आयंस बन रहे हो, तो आप इस रिएक्शन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिविटी। क्योंकि जितने आयंस बनते जाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। लेकिन ये उस सूरत में होता है कि रिएक्टेंट्स के पास आयंस ना हो, प्रोडक्ट्स के पास हो, या रिएक्टेंट्स के पास आयंस हो, प्रोडक्ट्स के पास ना हो, ताकि कंडक्टिविटी का डिफरेंस आपको पता चले ना। यहां जरा बेटा देखिएगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन बेटा जरा नोट करें कि रिएक्टेंट्स में आपके पास आइंस हैं Na+OH-, प्रोडक्ट में भी आपके पास आइंस हैं Na+Cl-। तो बेटा यहां तो आइंस दोनों साइड पर बराबर हैं। नहीं नहीं, आइंस आर नॉट फॉर्म नहीं भाई, आइंस दोनों साइड पर बराबर हैं। डिफरेंस होगा आइंस की का दोनों साइड पर,
तो फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का पता चलेगा ना। अगर डिफरेंस होगा बेटा दोनों साइड पर आइंस का, तो फिर आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का पता चलेगा। यहां तो इक्वल नंबर ऑफ आइंस है ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो इसलिए बेटा यहां पर आपने लिख देना है। अलबत्ता मैसेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन से आइंस कितना रेडिली मूव कर रहे हैं, लेकिन वो इतना फिर इफेक्टिव मेथड नहीं है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of the mixture would not change enough to be measured। ठीक है बेटा, इतना कोई बिगर डिफरेंस नहीं आ रहा जिसकी वजह से आप इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकें। अच्छा बेटा, अब इस तरह है कि आप लोगों ने इसको दोबारा देखना है एक दफा। अच्छा मैं आपको बताऊं, आप लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं भाई कि इसमें इतने एक्यूरेट, मेन प्रॉब्लम मुझे पता है क्या आ रहा है, आप लोग ये सोचते हैं कि इतने एक्यूरेट आंसर हम कैसे दें। तो भाई उसके लिए एक ही हल है कि आप पास पेपर ज्यादा करें, तो आपको खुद समझ आ जाएगी वो बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा होता है। 3-4 पेपर्स आप करेंगे ना एक ही लाइन में। अच्छा बहुत ज्यादा पुराने पेपर्स करने की जरूरत नहीं है, मतलब 2015 16 17 ये वाले पेपर्स ना करें भाई, ठीक है ना, क्योंकि उसमें पैटर्न और है, अब पैटर्न और है। जो बहुत पुराने पेपर है ना 2012 13 14 15 16, उसमें क्या है भाई, उसके अंदर ये है कि वो डायग्राम्स आपसे पूछता था कि आप डायग्राम बनाएं। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप दो मैक्सिमम जाएं तो 2018, बस इससे नीचे ना जाएं। वैसे तो 20 भी काफी है, 18 19 20 21 22 23 24 बहुत ज्यादा बन जाएंगे भाई। 19 से कर लें, 19 20 21 22 23 24, बस ये मोर देन एनफ होंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बेटा इतना काफी है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।